जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं रामदास और आज फिर एक बार मेरे साथ हैं आदरणीय श्री दयानंद पांडे जी। गुरुजी स्वागत है। नमस्कार। गुरुजी, बहुत दिनों से हमारा एक विषय पेंडिंग चल रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और वैसे सोशल लाइफ में मुसलमानों के बीच मुख्तार अंसारी का क्या प्रभाव रहा, उसका क्या है। और अपने अपने लंबे पत्रकारिता के जीवन में बहुत सारे माफियाओं से आपका पाला पड़ा, आपने उनके खिलाफ बेबाक होकर लिखा, डरे नहीं, आपको भी बहुत धमकियां आई। तो जरा मुख्तार अंसारी के बारे में बताइए कि क्या अनुभव रहा आपका सर उसके साथ। मुख्तार अंसारी पे बार हम लोग छोटी चर्चा कर चुके हैं पहले भी, खैर आज भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्तार अंसारी बेसिकली पॉलिटिशियन नहीं है, वो गुंडा है और ठेकेदार है। संजोग देखिए कि उसका एक भाई भी जावेद अंसारी उससे बड़ा है, इंडिया टुडे में था और सालों साल था, वो भी पत्रकार था, उसका भाई भी। तीन भाई हैं, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, जावेद अंसारी। तो अफजाल अंसारी भी एमपी थे और अभी उनका जब गड़बड़ हुआ तो फिर कोर्ट से स्टे उस्टे लेके आए हूँ, फिर उनकी संसद सदस्यता जो है बहाल हो गई है। एक्चुअली मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह का दोस्त हुआ करता था एक समय, और ब्रजेश सिंह बहुत बड़े माफिया हैं और मुख्तार अंसारी का राजनीति में उतनी ही जरूरत थी और वोट बैंक में भी बहुत ज्यादा दखल उसका नहीं था। एक खास करके मऊ बेल्ट जो है, घोसी, आजमगढ़, उस इलाके के मुसलमानों में उसकी थोड़ी पैठ है। हालांकि है वो गाजीपुर का रहने वाला, लेकिन उसकी पैठ मऊ से चुनाव लड़ता रहा और वहाँ ज्यादा है। कारण यह है कि वहाँ जुलाहे बहुत ज्यादा मुस्लिम, जहाँ मुस्लिम आबादी वहाँ उसकी मतलब, लेकिन आजम खां के आगे मुख्तार अंसारी मुस्लिम वोट बैंक नहीं संभालता। मुस्लिम वोट बैंक एक नासूर है हमारे देश में, और मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में ही सिर्फ मुख्तार अंसारी क्यों होती, का मत नहीं है क्या? या और भी छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे गुंडे जो है वो मुसलमान है तो सब कुछ है, खुदा हो जाते हो, भगवान हो जाते हो। अभी भी देखिए कि जो आज उत्तराखंड में विधानसभा में जो समान नागरिक संहिता का बिल पेश किया गया, मुसलमान उसके बहुत खिलाफ है। वो बार बार संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान में यकीन नहीं करना चाहते, वो कुरान में यकीन करना चाहते हैं। और कुरान में यकीन करना कोई बुरी बात नहीं है, कुरान आपका धार्मिक ग्रंथ है, उसको आप सिर माथे रखिए, लेकिन देश का कानून भी तो मानिए। देश का कानून मानने के लिए, नहीं मानने के लिए आपको 4 बीवियां रखनी, इसलिए देश का कानून नहीं मानेंगे, इसलिए सरिया मानेंगे आप, इसलिए इस्लाम मनाएंगे। बहुत सारे लोगों ने मुस्लिम धर्म सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया कि उनको 4 बीवियां रखने का की सहूलियत मिल जाए, सुविधा मिल जाए। अच्छा, जहाँ इस्लामिक कानून है, जहाँ हाथ काट लेना है, आंख फोड़ देनी है, गर्दन काट देना, वहां तो आप संविधान की बात करते हैं, भारतीय आईपीसी की बात करते हैं, सीआरपीसी की बात करते हैं। और जहाँ तमाम सारी कुरीतियां हैं, 4 बीघा में रखनी है और ये वो करना है, वहाँ आप इस्लामिक कानून में आ जाते हैं, तो वो गलत है। और ये समान नागरिक संहिता की बात बहुत पुरानी है। तो आज जब उत्तराखंड में रखा गया तो बहुत सारे लोगों ने, कांग्रेस उसमें सबसे आगे कूद कर है, और मुस्लिम तो खैर ही, वो कह रहे हैं इसकी जरूरत ही क्या थी, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। बिल्कुल स्मूथली नहीं चल रहा था। ये समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। रही मुख्तार अंसारी की बात, तो मुख्तार अंसारी कांग्रेस में नहीं गया, वो सपा और बसपा में ही घूमता रहा, क्योंकि वो उसकी गुंडई दूर से बदबू करती थी। उसने गैंगवार शुरू किया ब्रजेश सिंह के, पहले ब्रजेश सिंह का साथी था, बाद में ब्रजेश सिंह के साथ उसने आमने सामने किया, और ब्रजेश सिंह के आगे मुख्तार अंसारी समझिए मच्छर है, कुछ नहीं है। लेकिन अच्छा, ब्रजेश सिंह चूंकि नॉर्थ इंडिया पूरा संभालते रहे, इसलिए उधर बहुत नहीं ध्यान उनका। अच्छा, वो साइलेंट किस्म के माफिया है ब्रजेश सिंह। मुख्तार अंसारी ने जिसे उगाही बहुत की लोगों से, लोगों को अपने बाहुबल के बूते ठेके पट्टे लिए, तमाम लोगों को। अभी देखिए लखनऊ में मुख्तार अंसारी के तमाम जो गुर्गे थे सब के सब परेशान हो गए, तबाह हो गए। उनके
जो इलीगल बिल्डिंगें थी गिराई गई हैं, तमाम अपार्टमेंट्स गिराए गए हैं, तमाम। मुख्तार अंसारी की गलती ये थी कि उसने एक मूर्खता भरा काम किया था। तब योगी एमपी हुआ करते थे, आजमगढ़ किसी काम से गए थे, जाहिर राजनीति काम से गए थे, कोई व्यक्तिगत काम उनके पास नहीं था। उनके जो उनका जुलूस था, या जो जुलूस क्या कहिए, मतलब उनका जो कारों का काफिला था, उसको मुख्तार अंसारी ने घेरवा लेने की एक मूर्खता की थी। और योगी का मानना था कि वो मरवा भी सकता था उनको घेर घार के। तो तब से मुख्तार अंसारी, सोचिए, मुख्तार अंसारी जब योगी आए हैं मुख्यमंत्री बनकर उत्तर प्रदेश में, वो पंजाब में एक मामूली धारा में अपने खिलाफ एफआईआर करवा के बंद हो गया। उसकी जमानत के लिए उसने एप्लीकेशन भी नहीं दी, योगी से डर कर। और पंजाब में कांग्रेस उस वक्त हुकूमत थी, और कांग्रेस ने उसको सारी वो सहूलियतें दी जो जेल में दी जा सकती हैं, बल्कि उसको जेल से निकाल कर, जेल का एक गेस्ट हाउस था, उस गेस्ट हाउस में उसको रख दिया। और मतलब सोचिए, एक कैदी, एक मामूली धारा में कैदी है, और गेस्ट हाउस में रहता था, सपत्नीक रहता था, बच्चे भी उसके आके मिलते जुलते थे, या तमाम और जो उनके गुर्गे थे। वहीं से वो अपहरण उद्योग भी चला रहा था, वहीं से अपना ठेकेदारी पट्टा भी चला रहा था, निर्बाध रूप से। मतलब गेस्ट हाउस में रहता था, इसी से अंदाजा लगा लिए कि क्या क्या सुविधाएं उसको मिली हो। खैर, जब योगी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जब ये देखा ये गड़बड़ कर रहा, तो सुप्रीम कोर्ट के मार्फत उन्होंने फिर पंजाब सरकार पर दबाव डाला। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसको यूपी की जेल में लाया जाए। क्यों? पंजाब में पड़ा हुआ है। तो पंजाब जेल से वो ड्रामा करके चला व्हील चेयर पर, और बड़ा डरा रहा कि मेरा तो इनकाउंटर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, मीडिया जो हमारे यहाँ की है ना, बड़ी ही मतलब अभागी मीडिया है। तमाम, पता नहीं क्यों माफियाओं को इतना हाईलाइट करती है मीडिया। कायदे से कि नोटिस नहीं लेने की, एक दो लाइन की खबर लगा देगी, सब ये यहाँ पंजाब से उत्तर प्रदेश जा रहा, अब वो ये जा रहा, वहां जा रहा, यहाँ पहुंचा, वहां चाय पी रहा, वहां खा रहा, वहां अरे क्या है ये? मतलब उसको क्यों आप लोग हीरो बनाते हैं भाई? वो गंदा आदमी है, अपराधी आदमी है, उसकी निंदा होनी चाहिए, भर्त्सना होनी चाहिए, उसको आप हीरो बना देते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्में 70-80 के दशक में आई, और एंग्री यंगमैन के बहाने उन्होंने सारे कुकर्मों को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया, सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन के मार्फत, और उनका जलवा हो गया। तो जो आप गुंडई को, माफियागिरी को, अपराध को ग्लोरीफाई करते हैं मीडिया के मार्फत, वो बहुत अच्छी स्थिति समाज के लिए नहीं है। अब पता चला कि स्मगलर बहुत बड़ा हीरो है, सब कुछ गलत करते हुए आखिर बहुत बहुत अच्छा आदमी बन जाता है। अतीक अहमद जैसे लोगों को भी यही इसी तरह मीडिया ने पेश किया कि साहब वो तो ये करता, हो तो इनकी मदद करता, उनकी मदद। ये नहीं सोचते। इसे सुल्तान डाकू के लिए कहा जाता था, साहब गरीबों की मदद करता था। ददुआ के लिए भी कहा जाता था, गरीबों की मदद करता था। अरे आप 1000-2000 लोगों को लूट के 150 लोगों की मदद कर दे रहे हैं, इसका कोई मतलब है? तो मुख्तार अंसारी ने तो वही करो, बार बार सपा और बसपा इसमें घूमता रहा, और अपने राजनीतिक रसूख का फायदा उठाता रहा। अपनी ठेकेदारी में, अपनी रंगदारी में, अपने अपहरण में, बहुत सारे अपहरण किए उसने। ज्यादातर मुकदमे तो हुए ही नहीं अपहरण के, ज्यादातर ठेके पट्टे उसके आज भी चल रहे, क्योंकि दूसरों के नाम से, अपने नाम से कुछ नहीं करता होता वो तो उसका सिंडिकेट है कि हमारा ये आदमी है, वो आदमी भी आदमी बदल देता होता है ना, कि चेंज जैसे ये तमाम सारी वो है ना कंपनियां जो मार्केटिंग बेस्ड जो है, एक एजेंट बनाता है, दूसरा एजेंट बनाता है, तीसरा, मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं ना। तो उसी तरह से इनके यहाँ भी ठेकेदारी में, गुंडई में, रंगदारी में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि वो उनका आदमी, फिर वो उसका आदमी, फिर वो उसका आदमी, और ये छाता उनके बैठा कि मैं हूं। तो इस तरह से काम होता है। अभी भी उसके ठेके पट्टे सब समाप्त नहीं हुए, अभी उसके इलीगल काम बहुत सारे जारी हैं, मुख्तार अंसारी के भी, और अतीक अहमद के भी। अतीक अहमद भले मर गया, मतलब उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो बीबी है, अभी भी अपने गैंग को चला रहा है। सिस्टम हमारा इतना करप्ट हो गया है, पुलिस हमारी इतनी भ्रष्ट हो गई है कि अभी भी उनकी मदद करती ही है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, जैसे कहें आप।
असल में क्या है ना कि मनी में पावर बहुत है, बड़े बड़े गुंडों को भी गिरा लेती है मनी। मनी मतलब धन, धन शक्ति हमारे यहाँ अभी भी बहुत बड़ा है। एक पिज्जी सा आदमी एक बड़ा सा बॉक्सर रख सकता है पैसा देकर, हो ही रहा है। तो उस वक्त मुख्तार अंसारी ने गलती की कि योगी को उस वक्त भी हिंदुत्व का प्रतीक माना जाता था और आज भी। तो अपना मुस्लिम बैंक जो वोट बैंक है या मुस्लिम रियाया का है, उसके लिए रियाया है मुस्लिम तो रियाया मतलब जनता, उन लोगों को रियाया मानता है। रियाया मतलब ये समझिए कि वो राजा है और वो बाकी सब लोग उसके गुलाम है, इस तरह की रियाया है। तो उन पे अपना प्रभाव डालने के लिए योगी को उसने गिरवाया और योगी खैर निकल आया और तब से मुख्तार अंसारी योगी की आंख में गड़ा हुआ था। और इसीलिए आज ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकील करके बढ़िया पैरवी करके उसको पंजाब से उत्तर प्रदेश बुला दिया। उत्तर प्रदेश में भी बांदा में रखा उसको। बांदा बहुत गर्म शहर है, बहुत गर्म जगह, वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। खैर वो सब अलग कहानियां हैं। अब मुझे याद आता है राजा भैया बहुत कहते थे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और जब मायावती ने उनको गिरफ्तार किया, कानपुर में बंद किया, कानपुर की जेल में, उनकी बेटी उनसे मिलने गई थी राजा भैया के, और उन्होंने कहा कूलर काम नहीं कर रहा है, गर्मी के दिन थे, एसी में रहने वाला आदमी, अपने प्राइवेट प्लेन से चलने वाला आदमी कूलर के लिए तरस गया था। अंत में बेटी जाके जेलर से मिली, उसने कहा कूलर खराब है, ठीक करा दी, और न हो तो कूलर खरीद के ला कर रख देती हूँ। वो कह रहे जेल मैनुअल के हिसाब से आप कुछ नहीं कर सकती, और ऑलरेडी टेंडर हुआ है, और जब कूलर ठीक होगा तो ठीक होगा, आप न कूलर खरीदिए न ठीक कराइए। गर्मी बीत गई, कूलर ठीक नहीं हुआ, टेंडर पड़ा रहा। जाहिर है मायावती को खुश करने के लिए सारी चीजें थी। तो सिस्टम इसी तरह से चलता है, चाहे वो किसी का भी सिस्टम हो। और राजा भैया कूलर के लिए तरस के रह गए थे। सोचिए अपने प्राइवेट उनके घर में हवाई अड्डा है, सोचिए कुंडा में उन्होंने एयरपोर्ट, अपना हवाई अड्डा, एयरपोर्ट क्या कहते हैं, हवाई पट्टी बनवा रखी है, अपने जहाज से चलते हैं, उनके पिता भी चलते थे। वो कुंडा कितना दूर है लखनऊ से, कोई ज्यादा दूर नहीं, कुंडा से लखनऊ वो जहाज से आते जाते हैं, और दुनिया भर की उनके पास सुविधाएं हैं, झंझटें हैं, मतलब जो भी ऐश में जिंदगी राजा है ही हो। और वो आदमी कानपुर की जेल में कूलर के लिए तरस गया, कूलर उसका काम नहीं करता रहा, मच्छर अलग आते थे। तो मुख्तार अंसारी की भी स्थिति इन दिनों यही है, उससे भी कहीं बुरी है। और फिर भी मुख्तार अंसारी बाज नहीं आता, जेल प्रशासन को खरीद लेता है, कई बार खरीद चुका, उसका लड़का खरीद चुका, उसका लड़का भी जेल में था, अभी तो बाहर आ गया। तो दोनों बाप बेटे जेल प्रशासन को खरीद लेते हैं, जब चाहते हैं जहां चाहते हैं खरीद लेते हैं। मुख्तार अंसारी तो एक समय लखनऊ की जेल में था, और यहाँ उसने सोचिए लखनऊ राजधानी है, और जब अब तो लखनऊ की जेल थोड़ी शिफ्ट हो गई, थोड़ा दूर चली गई, लेकिन पहले शहर के से सटी हुई थी लखनऊ जेल। उस जेल में उसने एक बड़ा सा तालाब खुदवाया था अपने खर्चे पर, मछली पालता था, ताजी मछली खाने के लिए उसने तालाब खुदवा दिया था। क्या सरकार को भनक नहीं थी, या कोई सरकार जानती नहीं थी? गाजीपुर की जेल में जब था तो गाजीपुर के डीएम और एसपी बारी बारी उसके साथ शाम को बैडमिंटन खेलने आते थे। तो कोई कैसे क्या कर सकता था मुख्तार अंसारी के खिलाफ? आज भी पैसा उसके पास है, तमाम सारे स्रोत है, लोगों को उसका भय भी है, दोनों है, उसके पास धन भी है और भय की शक्ति भी है, दोनों शक्ति है। तो उसका इस्तेमाल करता है जैसे चाहता है, जहां चाहता है। जान लीजिए कि मैं दुनिया भर की जेलों की बात तो नहीं जानता, लेकिन हिंदुस्तान की जेलों की बात जानता हूं। गुरुजी का वीडियो फ्रीज हो गया है, शायद आवाज रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है इसकी जानकारी तो हमें नहीं है। खैर थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। हेलो, अभी क्योंकि इसमें क्या है स्ट्रीम यार्ड में कि कई बार हमको आवाज नहीं मिलती, पर गेस्ट उधर से अगर बोल, हाँ आ गए कट गया। जी आ गए। तो यूपी के जेलों में जब जो चाहे पैसा देकर कुछ भी कर सकता है। लोग वहां ड्रग मंगा लेते हैं, औरतें मंगा लेते हैं, मनमाफिक लोग जाके मिल लेते हैं,
मैं खुद कई जेलों में लोगों से मिलने गया हूँ, और जेल में नियम नहीं है कि इंटरव्यू कर सके आप किसी का, कभी नहीं था। जेल मैनुअल के हिसाब से बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं छात्र जीवन में खुद जेल गया हूँ और छात्र आंदोलन में गया हूँ। हालत ये थी कि जो गोरखपुर जेल की बात कर रहा हूँ मैं, लखनऊ की जेल में भी घूमने गया हूँ, कई बार गया हूँ। तो जब मैं गोरखपुर की जेल में था छात्र जीवन में, मैं बीए में पढ़ता था तब, बल्कि इम्तहान भी मुझे वहीं से देने जाना पड़ा। तो वहां मैंने पाया कि कुछ कैदी ऐसे थे जो आजीवन कारावास वाले थे, जो हत्या के जुर्म में या अन्य तमाम जुर्मों के चक्कर में कोई 10 साल की सजा काट रहा, कोई 7 साल की सजा काट रहा। वह लोग चाहते थे कि छात्र संघ, छात्र नेता लोग आते रहे जेल में। सोचिए कि मतलब आज की बात नहीं, मैं 70 के दशक की बात बता रहा हूँ। वो चाहते थे कि छात्र नेता 2-4 हमेशा जेल में बने रहें, क्योंकि छात्र नेताओं के साथ बड़ी आसानी ये थी कि वो जैसे चाहते थे उनको मोड़ लेते थे। जनरली छात्रों के पास तो अपनी कोई सुविधा होती नहीं, अपने पास पैसा भी नहीं होता था। ऐसे ऐसे छात्र नेता थे जिन्होंने जेल जाने के का एक धंधा बना रखा था। वहां जाने में पता चला मुझे, मैं तो उन दिनों कविताएं लिखता था, और जेलर के नाम एक खत नाम से हमने एक कविता भी लिखी थी उन दिनों। और जब लिखी तो फिर मैंने वहां के जेलर को सुनाया, तो उस जेलर ने कहा कि मैं भी पत्रकार रहा हूँ कुछ समय तक। वो महाराष्ट्र का था, तो बड़ा हमको सुविधा होता, जैसे वहाँ जेल से फोन ऑन करने की, जेल सुपरिटेंडेंट जो था वहाँ का, वहां से हमें फोन ऑन करने की सुविधा उसने दी थी, पूरे जेल में घूमने की सुविधा दे दी थी। लेकिन जो वहाँ कैदी थे सजा याफ्ता खास करके, वो चाहते थे कि कोई कोई 2-4-10 कैदी यहाँ 2 ही सही, 4 ही सही रहे। तो होता क्या था, बाहर से फिर उनके मिलने वाले आते थे, और छात्र नेताओं से मिलने के बहाने उनके बैरक में आते थे। उनके बैरक में, छात्र नेताओं के बैरक में, सुपीरियर क्लास कहते थे वहाँ पे, बी क्लास, वो मिलता था बिना कहे। तो उसमें सारी सुविधाएं नौकर चाकर तक मिल जाते थे, खाना बनाने वाला अलग, पैर दबाने वाला अलग, गद्दे वद्दे अच्छे मिल जाते थे, जब जो चाहिए, मतलब आप दामाद की तरह रहते थे वहाँ। उससे ज्यादा वो सजा याफ्ता जो कैदी थे, उनके मिलने वाले भी आके छात्र नेताओं से मिलते थे, और उनके बहाने वो आके घंटों बैठ जाते थे उनके पास। मुलाकात का समय तो जेल में एक निश्चित समय है, वो समय आप जाके मिलिए, और आधे घंटे 10 मिनट जो भी है मिलकर निकल जाइए। लेकिन छात्र नेताओं की बैरक में कोई आके दिन बिता सकता था, बिताता ही था, और अच्छा खासा खाना वाना जो भी कुछ, मतलब तरह तरह के पकवान आते थे, नॉनवेज से लेके वेज तक, डब्बे भर भर के, और कोई रोक छेक नहीं थी। वो आते थे, दिन भर वहीं खाते थे, दिन भर रहते थे, और खाते ही नहीं थे, खिलाते भी थे। छात्र नेताओं को बाकायदा वो पैसा देते थे कि भैया यहाँ रहिए, फिर जल्दी आइएगा। जाने पर कहते थे, छात्र नेता चले जाते थे जल्दी, जमानत, मामूली धाराओं उनकी गिरफ्तारी हुई, और जमानत लेते नहीं थे तो पड़े रहते थे। फिर होता था कि अब घर जाना, ये करना, फिर कहते थे जल्दी आइएगा। उनको पैसा देते थे, वो पैसा ले, इतना नहीं, फिर जेल मैनुअल के हिसाब से खाने का पैसा वहां मिलता था जो कैदियों को, मतलब छात्र नेताओं को। वो खाना नहीं लेते थे, ठेकेदार से पैसा ले लेते थे, और खाना तो वो लोग खिलाते थे ना। ये स्थिति थी, तो बड़ी भयावह स्थिति थी जेल में। और जो चाहे, जैसी सुविधा चाहे ले सकता था वहां पैसा दे करके। हर जेल में मुख्तार अंसारी भी पैसा देके, मतलब जेलर जो है या जेल के कर्मचारी जो है, ऐसा नहीं था कि वो भय से ही सारा काम करते थे। भय भी एक था, भय से भी ज्यादा धन था। हर जेल में हर जेलर, तिहाड़ जेल की बात कर रहा हूं, देखिए ना, अभी सत्येंद्र जैन की जो तमाम सारे वीडियो आए थे, कैसे वो अपनी सेवाएं कर रहा था, कैसे खा रहा था, कैसे रह रहा था, कैसे लोग मिल रहा था। अभी एक और जो है साउथ का कोई क्रिमिनल, नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, जो कुछ हीरोइनों को फंसाए हुए था वहीं जेल से ही फोन कर करके। सुकेश, सुकेश नाम है, कौन मैन है वो, ठग है। सोचिए तो, जेल में रहकर, दिल्ली जैसी जगह में जेल में रहकर वो क्या क्या कर रहा है। तो हर जगह मैं बताऊं कि दासना जेल है जो गाजियाबाद में, वहां भी एक से एक काम हो। तो ट्रायल कैदियों की जो जेल है, लेकिन उस जेल में सजायाफ्ता कैदी थे तलवार, तलवार दंपति, जो उन्होंने अपनी बेटी की हत्या की थी, आयुषी हत्याकांड किया, तो हो गया आपको। तो जेल में आप कुछ भी कर सकते हो पैसा खर्च करके। तो वहाँ बहुत सारे, जब जासला जेल में एनआरएचएम के लोग बहुत सारे थे। एनआरएचएम का जो घोटाला हुआ था स्वास्थ्य विभाग में, उसमें आईएएस से लेके मिनिस्टर, विधायक सब थे। और
IS से जो प्रदीप शुक्ला, वो तो खैर जल्दी जल्दी पेरोल लेके बीमारी बहाने इधर उधर आते जाते रहते थे। बाबू सिंह कुशवाहा जो स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, वो जेल में थे, और जेल में उनका भंडारा अलग चलता था। भंडारा मतलब किचन, भंडारा नाम चलाते थे। जेल का खाना नहीं खाते थे वो। और जेलर की वहां शर्त ये थी कि जो भी कुछ आप सामान मंगाएंगे 3 सेट में मंगाएंगे, चाहे खाने पीने का हो, चाहे फर्नीचर का हो, चाहे किसी चीज का हो। एक सेट अपने पास रखिए, एक जेल ऑफिस को दीजिए, और एक जेलर के घर को दीजिए। और फिर तमाम जेल के जो कर्मचारी थे उनको भी वो देते रहते थे। अब मान लीजिए सोफा मंगाया, नहीं मंगाना चाहिए, जेल मैनुअल के हिसाब से वहां दियासलाई भी नहीं ले सकते। लेकिन मुझे बताया उन्होंने कि वहां अंदर दियासलाई, मसाला, सिगरेट सब अंदर जेल के अंदर दुकानें लगती हैं। सभी जेलों के अंदर दुकानें लगती हैं, और रह रह के छापा पड़ता रहता है, और सब चीजें इधर उधर होती। जेल के अंदर आप सिगरेट नहीं ले आ सकते, दियासलाई नहीं ले आ सकते, और वहां जेल के अंदर बिक रही दुकानें अलग, जैसे खोमचे लगे रहते हैं सड़क पर, वैसे वहां जेल में लगी रहती है तमाम चीजें। अब मान लीजिए आपने सोफा मंगाया, आपने तो जेलर के घर के लिए भी मंगाई और जेलर के ऑफिस के लिए भी मंगाई। इसी तरह कुछ भी मंगाइए, उस शर्त थी। तो कोई भी, वहां बहुत सारे डॉक्टर्स थे। मुझे बताया गया कि एक बार की कुछ महिला डॉक्टर थी, एजेड हो गई थी, और उनको इंडियन सीट पे बैठने में दिक्कत होती, तो कमोड लगवाना चाहती थी। तो कमोड लगवाने के लिए भी पैसा अलग से लिया, कमोड जो मंगवाया वो अलग। मतलब और जाहिर वो सारी चीजें फिर बिक जाती थी बाजार में, वहीं से वहीं वापस हो जाती, वो पैसा लेता था सीधे सीधे। हर जेल में ये काम होता ही है। जेल में स्थिति है कि तमाम महिला कैदी होती हैं, उनका भी इस्तेमाल होता है। बाहर से औरतें तक मंगा ली जाती हैं, जो चाहता है। मुख्तार अंसारी तो खैर धनबल में सबसे आगे था, लेकिन जो मामूली कैदी वो भी पैसा खर्च करके वहां कोई भी सुविधा ले सकते हैं। ड्रग तक मिल जाती है जेल में। जी, अभी वो खुद मुख्तार अंसारी की बहू जो है वो अपने हस्बैंड के साथ जेल के अंदर पकड़ी गई, और हाँ उसी आरोप में वो अभी भी जेल में बंद है कि वो अपने नहीं, पति इस के वक्त साथ पेरोल मिल में गया। रह रही थी। इस वक्त वो बाहर आ गया है, उसका लड़का छूट नहीं, गया पर है। उसकी पत्नी अभी भी जेल में है शायद। हो सकता है। देखिए असल में क्या, हम लोग भी उसकी चर्चा लगातार करने लगा मुख्तार अंसारी की, क्योंकि मेरा मानना है कि इन लोगों की को ग्लोरीफाई नहीं करना, जितना कंडम कर सकते हैं कंडम कीजिए। इनको बहुत चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी धाक बढ़ती है। मैं बताऊं, जनता जो बड़ी, आप सोचिए ना कि आज भी लोग हैं जो रावण की बड़ी तारीफ करते हैं। आज भी है ना, लोग कहते हैं बड़ा विद्वान आदमी था, महाप्रकांड पंडित, क्या क्या। अरे वो राक्षस था, मनुष्यता विरोधी था, वो अपहरण करता था। तरह तरह की कहानियां उसके बारे में लोग बताते रहते। रावण हुआ, कंस हुआ, कभी उसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। आप पढ़िए रामचरितमानस। जी, हाल है। है। मेरा एक सवाल है कि योगी आदित्यनाथ जी पे ये अक्सर आरोप लगता है कि उन्होंने मुसलमान माफिया को तो कुचल दिया, फॉर एग्जांपल मुख्तार अंसारी को और अतीक अहमद को, ठीक। परंतु परंतु ठाकुर माफिया को कभी हाथ नहीं लगाया। हालांकि तो ठाकुर माफिया को फ्री हैंड भी नहीं दिया, पर नहीं नहीं ठाकुर नहीं नहीं, माफिया मैं पे बता कभी रहा हूँ, बुलडोजर नहीं चला। विकास दुबे क्या मुसलमान था? नहीं, वो तो चलिए, विकास दुबे ने ऐसा कांड किया था, पर ठाकुर दुबे, ठाकुर माफिया को नहीं टच नहीं, नहीं किया। सेंगर आज भी जेल में, क्या वो ठाकुर नहीं है? सेंगर आज भी जेल में है, उन्नाव वाला, क्या वो ठाकुर नहीं है? हाँ, ऐसे तो चिन्मयानंद, सर मुन्ना सुनिए बजरंगी को मैं अंदर ही बता रहा हूँ, निपटा दिया गया। चिन्मयानंद के खिलाफ जिस लड़की ने आरोप लगाया था, अदालत में साबित ही नहीं हुआ। चिन्मयानंद बरसों जेल में रहे, उनको बलात्कारी बलात्कारी कह के बदनाम किया गया, और सिर्फ इसलिए कि चिन्मयानंद योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ के मित्र थे। स्वामी चिन्मयानंद की बात कर रहा हूँ, राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री रहे, लेकिन बलात्कारी बलात्कारी करके अंत में लड़की मुकर गई, मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, छूट गए वो। तो कई बार गलत भी होता है, हम नहीं कह रहे कि सही ही होता है। नहीं, मुख्तार अंसारी का कोई मामला या अतीक अहमद का कोई मामला आया कैसा बेफर्जी था? अतीक अहमद के लिए तो सोचिए, आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सारे जजों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि अतीक अहमद का मसला वो नहीं सुनेंगे, कोई भी मसला। सजा ही नहीं होगी, जब मसला ही नहीं सुनेगा तो सुनवाई नहीं होगी, तो सजा कहां से होगी? तो मुस्लिम मुस्लिम नहीं, देखिए अपराधी अपराधी होता है, वो ब्राह्मण मुस्लिम नहीं। मैं कह रहा हूँ रावण अपराधी था, वो ब्राह्मण नहीं था। अपराधी अपराधी होता है, या कोई भी हो। अभी देखिए ना, भदोही के एक मिश्रा जी हैं, देखिए नाम भूल रहा हूँ मैं, उनको भी बिल्कुल नस्ल नाबूद कर दिया है। वो मंत्री भी रहे,
नाम भूल रहा हूँ उस बेवकूफ का, विजय मिश्रा है शायद, विजय मिश्रा, यस। तो उसको भी तो नस्लनाबूद कर दिया, क्या वो ब्राह्मण नहीं था? तमाम ठाकुरों सारे, को नहीं छुआ, पर सर क्या ठाकुरों को बात नहीं कर छुआ। क्या बात कर रहा है? मैंने कहा ना, सेगर और चिन्मयानंद ठाकुर ही है। चिन्मयानंद भी असली ठाकुर सर को, ब्रजेश सिंह को नहीं छुआ, और दुनिया भर को। किसने कहा विजय सिंह को नहीं छुआ? सवाल यह, छुएंगे आप तब ना जब आप कुछ करेंगे। ब्रजेश सिंह साइलेंट होकर बैठा हुआ है, और हाँ, जेल में है अभी ये मैं ब्रजेश सिंह। मानता हूँ। ब्रजेश सिंह जेल में बैठा है, बाहर नहीं है। नहीं, अब तो जेल इस वक्त बाहर है सर, हाँ, इस अभी वक्त वर्तमान जब में आएगा बाहर है। पेरोल, पेरोल वेरोल लेके बाहर आ गया होगा। पेरोल पे तो देखिए, अब मनीष सिसोदिया को भी पेरोल दे दिया गया है, हफ्ते में एक दिन का, अपनी बीमार पत्नी से मिलने का। वो क्या नाम, सत्येंद्र जैन भी पेरोल पर है। अभी देखिए आपका वो हेमंत सोरेन विधानसभा चला गया था एक दिन के लिए, और क्या क्या क्रांतिकारी भाषण दिया उसने कि मैं आदिवासी हूँ, ये हूँ, और अम्बेडकर ने बहुत धम स्वीकार, मतलब धमकी दे रहा था वो। मतलब लगातार धमकी और झूठ, इसी पर उसका सारा भाषण था कि मैं हो जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, आदिवासी 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 ना हो गए आप खुदा हो गए। अरे, कोई अपराध करता तो खुदा को भी माफ नहीं करता, करता है क्या? राम ने अगर इस सीता को वनवास दिया तो राम की तारीफ होती है क्या? भगवान हमारे, हम भी पूजा करते हैं, हरे राम हम भी करते हैं, लेकिन राम की इस कृति के लिए कोई उनको माफ करता है क्या? हमारे यहाँ तो देखिए, कृष्ण को भी कई जगह माफ नहीं किया गया, राम को भी नहीं माफ किया गया। तो हमारे यहाँ देवताओं की भी निंदा होती है, भगवान की भी निंदा होती है। अगर गलत काम किया है तो ब्रह्मा की क्या बहुत तारीफ होती है क्या? ये बताइए। तो अच्छा अच्छा होता है, बुरा बुरा होता है। वो कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है कि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। जैसे आतंकवादियों में लोग कहते थे ये थोड़ा ये है, थोड़ा वो। अरे, आतंकवादी आतंकवादी होता है, अपराधी अपराधी होता है, बुरा आदमी होता है। अब जैसे अभी एक जगह मैं देख रहा था कि अम्बेडकरवादी कोई यूट्यूबर था, वो कह रहा था कि राम भद्राचार्य ने कभी कहा था कि हनुमान चालीसा पढ़ो, रामायण की चौपाई पढ़ो तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। आज चलो खुद अस्पताल में, तो कह रहा था कि अगर इनको बीमार पड़े तो अस्पताल क्यों गए, हनुमान चालीसा क्या नहीं पढ़ते थे, चौपाई क्या नहीं पढ़ते थे? ये मूर्खता भरी बात है, बीमार कौन नहीं पड़ता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप कोई अध्ययन करें, कोई पाठ करें, उससे आपको एक आत्मिक बल मिलता है, कोई दवा नहीं है। देखिए, कई बार होता है ना कि आदमी मन से पराजित हो जाता है तो पराजित हो जाता है, अगर मन से जीता है तो ये तमाम सारी हनुमान चालीसा है, रामायण, सब आपके आत्मिक बल देते हैं आपको, और एक डिप्रेशन से आपको निकालते हैं, तो आप बीमार नहीं पड़ते। कई बार बीमारियां होती है आपकी डिप्रेशन के तहत हो जाती है, ये बात लोग नहीं समझते। लेकिन अगर आपको विश्वमन ही करना है तो बात दूसरी है। तो मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद, इवन अफजान अंसारी जो उसका बड़ा भाई है मुख्तार अंसारी का, जो MP है, वह भी अपराधों में संलग्न है। एक जावेद अंसारी अपराध में नहीं है, जो उसका मजरा भाई है, वो अपराध में नहीं है, वो पत्रकार है, पत्रकार की तरह से ना। लेकिन उसका सारा मजा वो लेता रहा है, अपराध नहीं करता था, लेकिन मुख्तार अंसारी के जो उसका जो प्रभाव मंडल है, मुख्तार अंसारी उसका आनंद लेता रहा, इंजॉय करता रहा उसको दिल्ली में। लेकिन अब जैसे है ना कि आप सुनेंगे तो चौंकेंगे। अपने उपराष्ट्रपति थे ना आपके जनपद के, गाजीपुर के, कौन? अंसारी, हामिद हाँ? अंसारी, हामिद। मुख्तार अंसारी उसी परिवार से आता है, चचेरे भाई। क्या कर लेंगे आप? अच्छा, क्या हामिद अंसारी को आप अपराधी नहीं मानते? वो आदमी 10 साल तक लगातार उपराष्ट्रपति रहा, और उपराष्ट्रपति पद से हटते ही कहने लगा कि साहब भारत सुरक्षित नहीं मुसलमानों के लिए। ये अपराध नहीं है क्या? क्या है ये? अच्छा, आप 10 नहीं साल सर, क्या ये सच है कि इनके दादा कांग्रेस के कभी अध्यक्ष रहे थे? ये ऐसा बताया जाता है मुख्तार अंसारी के। रहे होंगे, मैं स्पष्ट रूप से नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन रहे होंगे। कई सारे मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं, मौलाना रहे हैं। मौलाना को लोग बहुत ज्यादा वो मानते थे कि बड़ा प्रोग्रेसिव है, ऐसा नहीं। मैंने कहा ना आपसे एक दिन पहले भी कहा था कि एक राही मासूम रजा को छोड़ के मुझे कोई मिला नहीं। मौलाना आजाद जो थे वो भी बहुत बड़े लीगी थे, लेकिन वो रह के कुछ ऐसी बातें करते रहते थे कि लगे कि नहीं वो मुख्य धारा में। मौलाना ने जब पाकिस्तान बन गया तो एक बयान दिया उन्होंने, और मुस्लिम लीग के लिए उन्होंने बयान दिया था।
कहा था कि एक सैलाब आया था, सैलाब मतलब बाढ़, उनका वो सैलाब चला गया, कुछ गड्ढों में पानी बचा रह गया और वो बदबू मार रहा है। वो मुस्लिम लीग के लिए कहा था। तो उनका कहना था जो पाकिस्तान नहीं गए, जो हिंदुस्तान में रह गए जो मुसलमान, वो बार बार बदबू मार रहे हैं और उल्टे सुल्टे बयान दे रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान वो घटना बताते हैं। आरिफ मोहम्मद खान जो आजकल राज्यपाल है केरल में, वो बताते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। मौलाना ट्रेन से कहीं जा रहे थे, उनकी ट्रेन अलीगढ़ से होकर गुजरनी थी। तो अलीगढ़ में कुछ मुस्लिम लीग के जो कट्टर लीगी थे, जो कम्युनिस्ट बन गए थे, बाद मुस्लिम लीग के बहुत, जो कम्युनिस्टों की दुर्गत क्यों हुई, मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान बन गया उसके बाद मुस्लिम लीग के तमाम सारे लोग कम्युनिस्ट बन गए और कम्युनिस्ट पार्टियों में प्रवेश ले लिए, सेकुलर बन गए, इसीलिए बहुत बड़ा सेकुलर सेकुलर करते रहे लोग, कुछ कांग्रेस में चले गए। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ मुसलमान लड़कों ने को पता लगा कि यहाँ से ट्रेन गुजरेगी और मौलाना उसमें से गुजरेंगे। उनको बड़ा बुरा लगा था कि जो गड्ढों में पानी बचा रह गया है वो बदबू कर रहा है, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और जो अब तो खैर ट्रेन में समस्या नहीं लगी, अब तो सब उनका बाथरूम का सिस्टम सब बदल गया, टॉयलेट का। तब वो टॉयलेट सीधे रेल पटरियों पे गिरता था, जो लैट्रिन होती थी। तो रेल पटरियों से उन्होंने वो मल मटोरा और एक पॉलिथीन में रख के अलीगढ़ स्टेशन पे गए और ट्रेन वहाँ शायद 5 मिनट के लिए ही रुकी और वो पॉलिथीन में जो उन्होंने पूरा सारा लैट्रिन भरा था, जाके मौलाना गए, मौलाना समझे कि सब मिलने आए हैं, वो गए और लैट्रिन निकाल के उनके मुंह पे मर दिया मौलाना के। सोचिए, इस तरह के लोग हैं। आप कह रहे हैं मुसलमान हैं, अरे हिंदू करे ये काम चाहे मुसलमान करे, एक मुसलमान ही कुछ लोग उस मुसलमान के मुंह पे रगड़ रहे थे, ये कोई अच्छी बात थी क्या? तो इस तरह के बहुत सारे काम हुए। लखनऊ में ही कुछ लेखक ऐसे थे जो पाकिस्तान चले गए बाद में, जब अच्छा यहाँ बड़े बड़े नवाब थे ये थे, उनको लगा पाकिस्तान में सीधे जाके गाजर का हलवा मिलेगा, वहाँ ही मुहाजिर हो गए, लौट आए, अपनी प्रॉपर्टी बुला रही तुमको, और यहाँ के कम्युनिस्ट हो गए। क्या करने का? सज्जाद जहीर उर्दू के एक लेखक है, वो ऐसे ही लेखक है, चले गए थे पाकिस्तान, भाग के लौट आए। तो बहुत सी कहानियां हैं इन लोगों की। मुसलमान अपराधियों में देखिए, एक तो अपराधी, दूसरे मुसलमान, तो दोनों अपराधी का भय अलग है, मुसलमान का भय अलग है। और मुसलमान है तो जैसे देश के दामाद है, ऐसे ट्रीट करते हैं। ये कोई बात हुई? कहा मुसलमान है, मुख्य धारा में रहिए ना, आप काहे मुसलमान बन के रहना चाहते हैं भाई? अपने धर्म अपनी जात को संभाल के रखिए, लेकिन बार बार हर ये कहना कि साहब मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ, कोई मतलब नहीं। अरे आप अपराधी हैं, सीधी सी बात है। मुख्तार अंसारी अपराधी है, मुसलमान कहाँ से? मैं कह रहा हूँ रावण राक्षस है, ब्राह्मण कहाँ से? तो यही जो ग्लोरीफाई करने लगे, अभी भी मैंने लखनऊ में देखा है, कई लोग मुख्तार अंसारी का नाम लेकर सर उठा देते हैं, जैसे बहुत बड़ा देवता हो, बहुत बड़ा भगवान हो। है उनके लिए वो, चूंकि उसके नाम पर उनकी दादागिरी चल रही है, उसके नाम पर लोग कमाई कर रहे हैं, ये रुकना चाहिए। देखिए, आप बड़े आदमी अपने कर्मों से बनते हैं, लेकिन आज की तारीख में मान लिया गया है कि जो जितना ज्यादा पैसे वाला, जो जितना ज्यादा आक्रांता, जितना बड़ा गुंडा, वही बड़ा आदमी। पैसे से, संपत्ति से लोग बड़े आदमी बन जाते हैं। गांधी के पास तो ऐसी कोई संपत्ति नहीं थी ना, लेकिन गांधी तो आज भी बड़े माने जाते हैं ना। गांधी विचार से बड़े बने थे, गांधी अपने आंदोलन से बड़े बने थे। उनके पास कोई ठेका पट्टा थोड़ा था। मुख्तार अंसारी पास तो ओरिजिनल ठेके पट्टे हैं भाई। इतनी बिल्डिंगें गिराई गई, हम डालीबाग में जब रहते थे तो हमारे पीछे ही उसका बंगला था। और वो एक तो जल्दी घर से निकलता होगा, विनम्र बहुत है मुख्तार अंसारी, बता दो आपको, विनम्रता बहुत। वो जैसे अतीक अहमद बोलता बहुत था, मुख्तार अंसारी बोलता नहीं है, आप उसके बयान बहुत कम पाएंगे। वो मूछे ऐठते हुए बस चलता रहता है, बाकी कुछ नहीं, बोलता बहुत कम है हमेशा से। वो चुपचाप साइलेंट ऑपरेटर है। अतीक अहमद बड़ा ऑपरेटर था मुख्तार अंसारी से, लेकिन वो साइलेंट नहीं रह पाता था, बोलता बहुत था, उसके अंदर दिखावा बहुत था। मुख्तार अंसारी के अंदर दिखावा नहीं है। अपराधियों में होता है ना कि जैसे मुझे याद है कि मैं जब गोरखपुर पढ़ता था तो हमारे मोहल्ले में एक आदमी ने कार एम्बेसडर खरीदी थी। उस वक्त 8,000 रुपये की एम्बेसडर आती थी, सोचिए 8,000 रुपये की। हम लोग तो बच्चे ही थे। वो बार बार कार से सर बाहर निकाल के चलता था
ताकि लोग देखें मैं कार में बैठा हूँ, ड्राइवर कार चलाता था। तो किसी ने समझाया भैया कि सर अंदर कर लो, सब लोग जानते हैं कि कार तुम्हारी नहीं, कोई बगल से गुजरेगा और उड़ जाएगी खोपड़ी तुम्हारी। तब उसकी समझ में आया। तो दिखाने की जो बीमारी है ना, अतीक अहमद में बहुत सी, मुख्तार अंसारी में नहीं। मुख्तार अंसारी साइलेंट ऑपरेटर है। और एक चीज और मैं कहूँ कि कलेजे वाला आदमी, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मतलब दुस्साहसी आदमी, कलेजे वाला कर रहा हूँ, दुस्साहसी आदमी। एक बार शायद मैंने जिक्र किया होगा, मैं वो घटना भूलता नहीं हूँ कि जब कल्याण सिंह विधानसभा में रमेश भंडारी आए गवर्नर से, कल्याण सिंह को उन्होंने बहुमत साबित करने के लिए समय दिया था, मायावती ने समर्थन वापस ले लिया था। तो पार्टियां टूटी थी, बसपा भी टूटी थी, कांग्रेस भी टूटी थी। ये जनतांत्रिक उन्होंने कांग्रेस बनाई थी, इन्होंने बसपा तोड़ के अलग पार्टी बनाई, लोकतांत्रिक जनतांत्रिक के स्तर से करके। तो जब मारपीट शुरू हुई और अचानक, मतलब अभी विधानसभा की कार्रवाई शुरू भी नहीं हो पाई थी, तभी हुआ है कि मायावती अपने विधायकों को लेके आई गिनती करती हुई, और प्रमोद तिवारी से मिल गए उनको विधानसभा के अंदर। तो उन्होंने प्रमोद तिवारी से कहा कि देखा तुम्हारी पार्टी टूट गई, मेरा एक भी एमएलए नहीं टूटा। और 14 एमएलए मुझे जहाँ तक याद है क्योंकि टूटे थे, और मायावती के पीछे पीछे आए और सीधे सीधे भाजपा की तरफ बढ़ गए। तो प्रमोद तिवारी ने दिखाया कि देखिए क्या हो रहा है, आपका नहीं टूटा, सब तो उधर चले गए। तो मायावती माथे पे हाथ रख के खड़ी रह गई। लेकिन प्रमोद तिवारी ने उसी वक्त केसीनाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष थे, और उसे व्यवस्था का प्रश्न उठाने लगे कि मानवर ये बड़ा गलत हो रहा है, ये है वो है। उसी बीच समाजवादी पार्टी लोगों ने मारपीट शुरू कर दी, और अंधाधुंध मारपीट करनी शुरू की। मायावती समझ गई कि निशाने पे वही होगी। और सच यही था कि समाजवादी पार्टी क्या, मुलायम सिंह की पूरी प्लानिंग थी कि मायावती को वहीं पीटा जाए। जानते सब थे कि कल्याण सिंह के पास बहुमत मिल गया, पार्टियां टूट गई, सब जानते थे। बसपा भी टूट रही, मायावती छोड़ के सब लोग जानते थे। लेकिन मायावती ने जिस जो कहते हैं ना कि तुरंत सेकंड भर में उसने फैसला लिया, और मुख्तार अंसारी उस वक्त बसपा का ही विधायक था, उसको तुरंत इशारा किया। मुख्तार अंसारी जाके मायावती को कवरेज दी और यूं यूं हाथ करके फैला दिया, और मायावती बच्चों की तरफ बकैया समाजवादी पार्टी के तमाम जो गुंडे विधायक थे वो दौड़ते रह गए, और मुख्तार अंसारी को देख के सब रुके, दौड़े सब मायावती तरफ। जो मुख्तार अंसारी ने बाहें फैलाई वही रुके लोग, सोचिए। और मायावती बकैया कोई देखे रहे, धीरे से विधानसभा से बाहर हो गए। विधानसभा में जब बहुमत का मतलब वो जो हुआ, मतदान हुआ, तो मायावती नहीं थी, और भी कुछ लोग नहीं थे। कुछ लोग तो प्लानिंग से बाहर हो गए थे बीमारी के बहाने। समाजवादी पार्टी के भी लोग उसमें थे, जो कुछ महिला विधायक थी, जैसे दो महिला विधायक हमारे गोरखपुर की थी, एक गौरी देवी और एक शारदा देवी। दोनों व्हील चेयर पे आई थी विधानसभा, कोई बीमारी नहीं थी, और केसीनाथ त्रिपाठी से पहले ही मिल चुकी थी कि साहब हम लोग अनुपस्थित रहेंगे बीमारी के बारे में। व्हिप जारी थी सबकी, सबको इकट्ठा रहना नहीं। बहुत सारी कहानियां थी। लेकिन मुख्तार अंसारी ने जिस तरह से काम किया, राजा भैया जैसे लोग उस वक्त उपस्थित थे, और भी कई गुंडे विधायक वहां उपस्थित थे विधानसभा में, किसी की हिम्मत नहीं हुई मुख्तार अंसारी के पास जाने की। एक बालचंद मिश्रा थे कानपुर से, एमएलए थे भाजपा के, वो इधर उधर हुए, वो रक्षात्मक हुए, आक्रमण नहीं था उनका। वो भाजपा के थे, वो सिर्फ बचने बचाने के लिए दौड़ धूप कर रहे थे। वो तो एक यहाँ तब उस दिनों कैसरबाग में सीओ थे राजेश पांडे, उन्होंने आके फिर उनको बुलाया गया विधानसभा की ओर से, विधानसभा अध्यक्ष ने पुलिस बुलाई, तो उन्होंने आके अपनी टीम के साथ मारपीट बंद कराई विधानसभा में। पहली बार ये घटना थी कि पुलिस को विधानसभा में मारपीट रोकने के लिए बुलाया गया था। बड़े बड़ों के सर फूट गए थे, कलराज मिश्रा तक का, जब वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, वो विधान परिषद के सदस्यों को आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो आके बैठ गए थे, तो क्योंकि मिनिस्टर थे कल्याण सिंह की सरकार में, वो विधान परिषद सदस्यों को आने की कोई जरूरत नहीं थी। आके बैठ गया और मार दिया किसी जाके, वो माइक से सर फूट गया उनका। फिर अस्पताल में पर्ची बनवा के फिर आ गए। तो वो ड्रामा था। लेकिन मुख्तार अंसारी का जलवा मैंने तब देखा, और मुख्तार अंसारी और मायावती को अगर किसी पर विश्वास था तो मुख्तार अंसारी पर ही था। उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी के तमाम सारे लोग थे, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भी बैकग्राउंड ये है कि वो होमगार्ड था, मालूम है नहीं मालूम आपको? नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहले होमगार्ड में था। होमगार्ड मतलब जिससे होमगार्ड का जैसे सिपाही होता है वैसे होमगार्ड का होता है, होमगार्ड में था। और सोचिए होमगार्ड से होते होते यहाँ तक पहुंचा हो।
और उसका जो मानसिक स्तर आज भी होमगार्ड वाला ही है, आज भी। अब तो कांग्रेस में है, लेकिन उसका मानसिक स्तर होमगार्ड से आगे गया ही नहीं। जैसे कोई बच्चे होते हैं ना जो विकसित नहीं हो पाती बुद्धि उनकी, वहीं रह जाते हैं। वही स्थिति नसीमुद्दीन सिद्दीकी की है। और भी कई लोग थे बाहुबली वहां, कोई मुख्तार अंसारी को ही मायावती ने याद किया। तो मुख्तार अंसारी देखिए ब्रेन से भी काम लेता है। अतीक अहमद बहुत ब्रेन से काम नहीं लेता था, वो सिर्फ गुंडे ही जानता था। देखिए ना मुख्तार अंसारी अभी भी जितना जिस तरह से अतीक अहमद तबाह हुआ, मुख्तार अंसारी देखिए आप कभी मीडिया से उसको बात करते हुए नहीं देखा होगा आपने। बहुत ज्यादा तो मऊ वऊ में थोड़ा सा वो घूम लेता है इधर उधर दिखाने के लिए, कार की छत पे बैठ के। उस तरह का बाकी प्रदर्शन कहीं नहीं देखा आपने, देखा होगा। या उसका काफिला आ रहा जा रहा, बस पंजाब से आते जाते मजीद लोगों ने देखा, बाकी नहीं आते जाते देखा। अतीक अहमद तो खुद मीडिया भी प्लान करता था ना, और उसको लगता था कि अगर मीडिया साथ रहेगी तो हमारा इनकाउंटर नहीं होगा। उस मूर्ख को ये नहीं मालूम था कि इनकाउंटर किसका होता है और कैसे होता है। इनकाउंटर मीडिया या किसी, अगर आप लाए जा रहे हैं कहीं और से, गुजरात से लाए जा रहे हैं, इसमें इनकाउंटर नहीं हो सकता था। विकास दुबे का इनकाउंटर दूसरा मसला था। अतीक अहमद का इनकाउंटर, विकास दुबे बहुत बड़ा गुंडा नहीं था। अतीक अहमद, उसके पास एम्पायर नहीं था विकास दुबे के पास। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के पास एम्पायर है। विकास दुबे बस वही कानपुर आसपास ही वहीं तक सीमित था। इनका धंधा पूरे उत्तर प्रदेश में, मुख्तार अंसारी का उत्तर प्रदेश में नहीं, पंजाब में भी उसका धंधा, और भी जगह साउथ में भी सुनता हूँ उसका धंधा है। तो ये सिंडिकेट चलाते। विकास दुबे के पास सिंडिकेट नहीं था। और जैसे वो जाके खुद मतलब अगर वो सरेंडर कर देता तो बच गया होता, लेकिन होता है ना कि बुद्धि मारी जाती है तो मारे जाते हैं। बुद्धि मारी गई तो खुद मारे गए। तो जो कहते हैं ना कि जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर क्यों भागता है। तो मुख्तार अंसारी उस तरह का आदमी नहीं है। मुख्तार अंसारी जो कहते हैं ना, दिमाग से काम लेता है और कैसे किसको कहाँ मैनेज करना है। मुझे लगता है कि वो बहुत मैनेजमेंट का सबसे बड़ा मास्टर है। जैसे हरिशंकर तिवारी थे गोरखपुर में, वो भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट जानते थे। खुद कभी कभी अपराध करने जाते ही नहीं थे, लेकिन उन दोनों मोबाइल भी आता है ना, सेकंड सेकंड की प्लानिंग करते थे। जो कहते हैं ना कि वो लोग रेकी करते हैं, उस तरह से रेकी करवाते थे कि एक विवरण बटोरते थे, तब जाके प्लान करते थे कि यहाँ ऐसे जाएगा, वो वहाँ ऐसे जाएगा, वो ऐसे मारेगा, उसको कवर ये करेगा। इस तरह से काम करते थे। मुख्तार अंसारी भी ठीक यही काम करता। तो वो ठेके में भी तय कर देता है कि किसको कौन सा ठेका किसके। और जाहिर है कि पैसे दे दे के खाली भय से नहीं काम चलता, पैसे दे के अधिकारियों को भी खरीद लेता है। आईएएस अफसर उसके पेरोल पे है मुख्तार अंसारी का, कुछ कर लेंगे क्या? आईपीएस अफसर, जमीन फरोश लोग बहुत है हमारे देश में, तो जमीन बेच देते हैं, आत्मा बेच देते हैं, तो मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को खरीद देते हैं। तो एक एक सूचना, अरे अब ना ई टेंडर हो गया है। अब ई टेंडर में भी मैंने सुना है कि बहुत सारी चीजें लोग सुरागरसी कर ले रहे। तो टेंडर बता देते थे, साहब इतने का आया है, मान लिए 10 रुपए का आया, तो चलिए आप 9.5 रुपए का दे दिए, आपका हो जाएगा। एन वक्त पे टेंडर में सारी अमाउंट भरना छोड़ देते थे, बाकी सब चीजें भर देते थे, सारी चीजें कर देते थे। अगर सबसे मिनिमम टेंडर 10 का है तो 9.5 भर दीजिए, आप 9.25 भर दीजिए, टेंडर आपका हो जाता था। इस तरह की चीजें होती रहती थी, अभी भी होती हैं। अभी टेंडर शुरू हो गया, तमाम सारी चीजें हैं। एक नितिन गडकरी भर है जो बहुत ईमानदारी से काम अपना कर रहा है, उसमें कहीं वो गड़बड़ होने नहीं देते। नहीं, बाकी तो जब मैनुअल टेंडर होता था तो इतने सारे, आप याद कीजिए कितनी गोलियां चलती थी ठेका लेने के समय, टेंडर के समय लोग मारे जाते थे। रेलवे का ठेका हो, पीडब्ल्यूडी का ठेका हो, किसी चीज का ठेका हो। एक शराब वाला ठेका साइलेंटली होता है, उसमें नीलामी होती है सीधे सीधे, तो बढ़ जाता है। और नीलामी में भी सब तय किए रहते हैं कि कौन कितना बोलेगा, कौन कितने पर रुक जाएगा, कौन बढ़ा के फिर इससे आगे नहीं जाना। तो ठेके पट्टे, मुख्तार अंसारी पर ठेके पट्टे का काम ज्यादा है। और भय वो सिर्फ जमीनों पर कब्जा। सोचिए मुख्तार अंसारी सिंचाई सरकारी जमीनों पर यहाँ लखनऊ में कब्जा कर रखे थे, और सरकारी जमीनों पर लोगों को मतलब अपार्टमेंट बड़े बड़े बना दिए। अब वो गिराया जा रहा है। सोचिए कि बर्लिंगटन बिल्डिंग जो थी अभी एक उसके गुर्गे की, वो गिराई जा रही है। अस्पताल बना दिया तो उसने बिना नक्शा पास कराए, नक्शा कुछ का पास हुआ, बना दिया कुछ, सब गिराया गया। और फिर जाके सर इनके पास ये भी है ना कि सिर्फ आईएएस आईपीएस नहीं खरीदते, जजों को भी खरीद लेते हैं ये। उस दिन अदालतों में मैं कह रहा था ना कि अदालतें हमारी न्यायपालिका नहीं है, वेद पालिका। सिर्फ जमानत देने के लिए बैठी है। आप हत्या करिए, डकैती डालिए, बलात्कार कीजिए, आइए आप जमानत दीजिए, बेल लेकर चल जाइए, मौत कीजिए,
ये, और केस कभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा तारीख दर तारीख, उसके बाद गवाह टूट जाएंगे, साक्ष्य खत्म हो जाएंगे, आप छूट जाएंगे, ये होता है। तो मुख्तार अंसारी जजों को भी खरीद लेता है, हाईकोर्ट के जजों को भी खरीद लेता है, लोअर कोर्ट के जजों को भी खरीद लेता है, और पैसा किसी को बुरा लगता नहीं है। अच्छा, जजों के पास क्या है, उनको कोई चुनौती देने वाला नहीं है, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होती। हाईकोर्ट के जजेस भी थोड़ा बहुत इधर उधर दाएं बाएं हाथ पांव मार के बैठ जाते हैं, पैसा सबके यहाँ पहुंच जाता है। एक फिल्म है ना कि अपहरण, याद होगा आपको, प्रकाश झा की, उसमें एक जगह डीआईजी खुद कहता है उससे कि मेरी जज से बात हो गई है, जज के पास ब्रेकफास्ट टेबल पर इतना पैसा पहुंच जाना चाहिए। डीआईजी कह रहा है अपराधी से कि उस जज से बात हो गई है, जज के ब्रेकफास्ट टेबल पर इतना पैसा पहुंच जाना चाहिए, सुबह तो जमानत हो जाएगी। अलग बात है कि वहाँ जो प्रकाश झा वाला जो की फिल्म है उसमें जो एसपी है अजय देवगन बना, वो पहले कचहरी में दबोच लेता है उस अपराधी को। लेकिन जजेस बिके रहते हैं, तय रहती कि असल जो वकील पैसा लेते हैं जमानत देने का, उनमें जजों का भी पैसा बधा रहता है, कितना रेशियो आपका है, उनका तय है कि साहब इतना पैसा दीजिए, जमानत दीजिए। वो फाइल देखते नहीं जज, वह तो सिर्फ वकील की शक्ल देखते हैं और जमानत दे देते हैं, वकील की शक्ल देखते हैं और रियायत दे देते हैं। मैं बताऊं, मैं जब सरकारी घर में रहता था तो हमारे ठीक नहीं, मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता, हमारे ठीक नीचे एक सीजीएम रहते थे, अब नाम क्या उनका, लोग आते थे, वकील ही दलाली भी करते हैं, भी जानिए जजों के। कुछ वकील आते थे उनसे मिलने, मतलब उनसे नहीं मिलते तो भाभी जी से मिलते थे, और भाभी जी बता देती थी कि क्या बताऊं, एसी खराब हो गया और साहब को समय ही नहीं मिल रहा कि बुला के दिखा दे, ठीक करा दे। शाम तक नया एसी लग जाता था। अब वो बता देती थी साहब वो फला जेवर देख के आए उसकी दुकान पे, और वो साहब को समय ही नहीं मिल रहा। अच्छा, ये सब बातें वो बैठे नीचे बैठे लान में बतियाती रहती, तो हम लोग सुनते रहते थे, और कहीं साहब को समय नहीं मिल रहा, जाके वहाँ वो ले आए उसको। पता लगा दूसरे दिन वो जेवर आ जाता था उनके घर, और उनके घर में अक्सर किटी पार्टी होती रहती थी। और कह रहा कुछ वो कहती नहीं थी कि चाहिए वो चाहिए, वो समस्या बता देती थी, समस्या का समाधान शाम तक या दूसरे दिन तक वही वकील लाके कर देते थे। कई वकीलों की गाड़ियां उनके घर लगी होती थी, मतलब सीजीएम को गाड़ियां तो मिली थी सरकारी, लेकिन बता रहा हूं आपको उनकी गाड़ियां लगी रहती थी के परिवार के लिए। जी पूछिए। मैं तो कुछ ऐसे वकीलों को जानता हूं जो लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट तक में उनका काम सिर्फ दलाली है, जीवन में उन्होंने कभी बहस तो की ही नहीं, या कभी कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट लिखा में ही भी नहीं। ऐसे ही है, आप हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में है कि वहां सुप्रीम कोर्ट में एक नियम है कि जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो रहेगा वही सुप्रीम कोर्ट में घुस कर बात कर सकता है। वही जमानत मिल गई जी, अभिषेक मनु करो, जजेस पैसा लेते हैं, सीधे उस वकील की शक्ल देखते हैं और तय हो जाता है कि हो गया, इशारे हो जाते हैं उंगली से, इसे वैसे 1 2 3 हो जाता है, और वो पैसा उनके घर पहुंच जाता है बाद में या पहले जब भी पहुंच जाए। तो हमारी अदालतें दलालों पर सक्रिय हैं, दलालों से संचालित हो रही है, कानून से नहीं। बहुत कम केसेज होते हैं जो मेरिट पर अदालतें कहती हैं मेरिट पर हम सुनेंगे, मेरिट पे हम सुनेंगे, कुछ नहीं। आधी रात में दरवाजा खटखटा देता है कोई आतंकवादी का वकील, और आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है। ये आतंकवादी भी पैसा देते हैं। आप सोचिए, पंजाब में जब आतंकवाद था या कश्मीर में जब आतंकवाद था, तो आतंकवाद वैसे ही नहीं था, वहां की पुलिस बिकी होती थी, कश्मीर की हो चाहे पंजाब की हो, आतंकवादियों को सैल्यूट मारती थी और बाकी की जांच करके हवा खराब कर देती थी, इतना बेइज्जत करती थी जांच पड़ताल के नाम पे, कश्मीर में भी पंजाब में भी। तो पुलिस और अदालत अगर ये ठीक हो जाए, बिकाऊ न रहे, तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं। ये तो सब बिकाऊ जजेस सबसे ज्यादा समाज को नष्ट किए हुए हैं। जज अगर ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। वो सजा देते ही नहीं, वो तो तारीख देते हैं, वो तो जमानत देते हैं, तो क्या कर लेंगे आप। सोचिए, एक बार मैं हाईकोर्ट में बैठा था अपने केस की पैरवी के लिए, एक दहेज का मुकदमा है, दहेज हत्या का, और जो जाहिर है जो आरोपी था उसके वकील ने बताया कि नहीं साहब वो अपने आप जल गई थी, और वो आदमी उठा के अस्पताल भी ले गया, उसने बचाने की हर तंत्र कोशिश की। तो बोले अरे वो अस्पताल ले गया, वेल देन वेल। सोचिए इतनी सी बात, अरे भाई औरत को जलाया होगा,
वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी, पड़ोसी आए होंगे, अगल बगल के लोग आए होंगे, तो उसको तो अस्पताल ले ही जाना था, ले नहीं जाता तो करता क्या? इस पर वेल देन वेल, क्या कर लेंगे आप? कुछ कर सकते हैं क्या? तो अगर खाली अस्पताल ले जाने भर से आदमी को जमानत, अच्छा जमानत मिल जाने मतलब सजा देखते रहिए, तारीख लेते रहिए, सजा वजा कहाँ होती है? और जब होती है तब तक काम खत्म हो जाता है, फिर उसका पेरोल मिल जाती है, फिर अपील करने चले जाइए, बहुत सारी चीजें हैं। तो अदालतें असल में क्या है, मुख्तार अंसारी जैसे लोग, अतीक अहमद जैसे लोग, हरिशंकर तिवारी जैसे लोग, विकास दुबे जैसे लोग, ये सारे लोगों को अगर कोई पैदा करता है तो ये अदालतें पैदा करती है, ये पुलिस पैदा करती है, ये हमारा समाज पैदा करता है। हम याद है कि हम जब विद्यार्थी थे तो उस वक्त अच्छे बुरे की समझ थी, लोग डरते तो थे लेकिन उनके साथ खड़े नहीं होते थे, दूर हो जाते थे। बाद के समय में मैंने देखा वही हरिशंकर तिवारी से लोग घृणा करते थे, ब्राह्मण भी घृणा करते थे, कह रहे तो माफिया है, तो गुंडा है। बाद के समय में मैंने देखा कि लोग हरिशंकर तिवारी के अगल बगल खड़े होकर सीना तान के फोटो खिंचवा रहा है, पंडित जी कर रहा है, भूल गए वो गुंडा, क्योंकि वो एक समाज में उनको ग्लोरीफाई कर दिया। खासकर हमारी हिंदी फिल्मों ने बहुत ग्लोरीफाई किया, 70-80 के दशक में अमिताभ बच्चन जैसे लोगों की फिल्मों ने ग्लोरीफाई किया कि अपराधी तो बहुत बुरा नहीं होता है, वो मजबूरी से हो जाता है, सजाया जाता है, इसलिए बुरा अपराधी बन जाता है। यह दिमाग में लोगों के भर गया और लोग उनके अपराधियों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने लगे। तो एक नहीं, तमाम अपराधियों के साथ, अपराधी तो हमारे समाज का लगता था जैसे सबसे बड़ा फिल्म सोसाइटी वही है, जजेस खड़े हो रहे हैं उनके साथ, क्या कर लेगा? हरिशंकर तिवारी के बहुत सारे जजेस से संबंध थे, कोई उनके खिलाफ सुनना नहीं चाहता था, वकीलों से संबंध थे, वकील उनके केस उनके पास हो ना हो, जैसे सरकारी वकील होता है ना, या किसी विभाग का कोई वकील होता है, उसको महीने महीने पैसे मिलते हैं, केस हो ना हो, केस जीते चाहे हारे, वो तो आ जाते हैं उस पर। इसी तरह ये अपराधी भी जजों को, वकीलों को अपने पेरोल पे रखते थे कि हमारा केस आए ना आए, आपको महीनों पैसे मिलता रहेगा, हफ्ता पैसा जैसे पुलिस का हफ्ता बधा रहता है, जजों का बधा रहता है, केस आए ना आए। केस आता है तो इंसेंटिव भी आ जाता है, साहब उस केस में, एक केस में इतना, बाकायदा बधा हुआ है कि हत्यारे का की जमानत का इतना पैसा, बलात्कारी का इतना पैसा, क्या कर, पोस्टमार्टम हाउस तक में डॉक्टर बधे हुए हैं, क्या कर लेंगे आप? पोस्टमार्टम कैसे होता है कभी देखा है आपने? पोस्टमार्टम की स्थिति यह है कि डॉक्टर लोग तो कभी बॉडी खींचते ही नहीं, वहां शराब पी के कोई जमादार टाइप का आदमी होता है वही काटता पीटता है, और ये लोग आके देख लेते हैं, और एक जो एक सिम्टम होता है उसको देखो कि सिलवा, वही फिर सिल देता है, वही काटता है, वही सिलता है। मैं तो एक बार चला गया गलती से, जहाँ तमाम सारी लाशें रखी थी, कोई चीरी हुई, कोई चेप फेंकी हुई, उधर जैसे कोई गोदाम हो, ऐसे लाशें फेंकी हुई थी वहां पे, क्या करने गया? तो एक बहुत दिनों तो मैं सो नहीं पाया, वो लाशें अभी तक सपने में आती थी, अभी भी कभी कभी आ जाती हैं, लाइन से, जैसे कहना डब्बे फेंके हो कबाड़ में, उस तरह लाशें फेंकी हुई थी, कोई चीर रहा है, कोई काट रहा है, कोई फेंक रहा है, और बिना शराब पी वहां कोई छूता नहीं, डॉक्टर तक शराब पी लेते हैं, तो क्या काम करेंगे? तो पोस्टमार्टम तक में उनकी सब सेटिंग होती है, पुलिस में सेटिंग होती है, अदालतों में सेटिंग होती है, वकीलों में सेटिंग होती है, वही वकील, क्या सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे वकील, हाई कोर्ट में इतने, वही वकील आके क्यों खड़ा होता है? जेठमलानी थे, जेठमलानी उस टाइम समय उसी दलाली नहीं थी, लेकिन वो उनका बिना दलाली के तो अदालत चलती ही नहीं है, सभी अदालतें, सुप्रीम कोर्ट जब उसमें रंगी पड़ी है तो बाकी, अभी सोचिए ना, हम आप जाके कोई मामूली मुकदमा करते हैं किसी जमीन का, किसी झगड़े का, किसी और, तारीखी लेने घुमाते, तारीख लोग तारीख लेने के लिए भी पैसे, तारीख देती है कोर्ट, उसका भी पैसा लेता है पेशकार, तब जाके आपको तारीख बताता है कि साहब ये तारीख लग गई है, पैसे लेते हैं हर बार, दोनों पार्टियों से पैसे ले लेता है, और तारीख पे तारीख, वही जो डायलॉग है फिल्म में, तारीख पे तारीख। लेकिन जजों को जो केस सुनना होता है ना, चैम्बर में तय कर लेते हैं, ये इस नंबर पर लगे, सब उसको सुनवाई कर लेते हैं, बेल की सुनवाई कर लेते हैं, उसमें नहीं गड़बड़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पैसा फिक्स है ना, तुरंत है, कोई रिस्क नहीं है। अच्छा, बेल की स्थिति है कि थानेदार को भी इतना पावर है, जान लीजिए, ये मुख्तार अंसारी क्यों पुलिस को खरीदे रहते हैं? किसी भी एक थानेदार को, थानेदार मतलब एसओ, जो स्टेशन अफसर होता है, एक डीएम से ज्यादा पावर है उसके पास। देश में सबसे ज्यादा पावर, एक मुख्यमंत्री से भी ज्यादा पावर डीएम के पास है। डीएम जब चाहे मुख्यमंत्री को भी अरेस्ट कर सकता है बिना कोई कारण बताए, आप बाद में उसको ट्रांसफर करते रहिए,
सस्पेंड करते हैं, चाहे जो करिए। और डीएम को भी सस्पेंड, मतलब डीएम जो है सीएम को भी अरेस्ट कर सकता है। और इंस्पेक्टर जो है, इंस्पेक्टर मतलब एसओ, किसी डीएम को भी अरेस्ट कर सकता है बिना कारण बताए, बाद में बताता रहेगा। एसओ को इतना पावर है कि कोई 302 का मुलजिम हत्या करके आया है, वो शक के आधार पर उसको थाने से ही जमानत दे सकता है, इतना पावर है। तो पैसा ये रोक नहीं पाएंगे तो क्या जो समाज कल्याण का काम कर रहे हैं वो रोक पाएंगे? तो या जो चिल्लाते रहेंगे साहब गुंडा हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया, नहीं होता। तो मुख्तार अंसारी जैसे लोग, अतीक अहमद जैसे लोग, या तमाम और भी गुंडे जो भी हैं, सब अधिकारियों को, थानों को, सोचिए थानेदार बदल गया, किसी और थाने में चला गया है, कहीं संत जो कहते हैं ना लाइन हाजिर हो गया है, उसका पैसा रुकता नहीं है, ये लोग बेचते रहते हैं। जान लीजिए कभी भी कब किससे जजेज के पास वो चले गए, पता लगा लखनऊ से वो बांदा चले गए, बांदा से पता लगा फतेहपुर चले गए, फतेहपुर से पता लगा कानपुर चले गए, कानपुर से पता लगा मथुरा चले गए। अगर उसे संबंध अपराधी का हो गया है, किसी व्यापारी का, अरे आप अपराधी व्यापारी कह रहे हैं? ये तमाम जो औद्योगिक घराने हैं, तमाम इंडस्ट्रीज है, तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग ये पैसे देते रहते हैं भाई, क्या पता नहीं कब क्या हो जाए। ये बिल्डर पैसे देते रहते हैं, पता नहीं कब क्या घटना हो। तो पहले से सेट रहेंगे तो हमारे खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां तक हो सके करना भी बरतेंगे। तो बहुत बुरी स्थिति हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की है, हमारी व्यवस्था की है, हमारा पूरा सिस्टम सड़ गया है। मैं बताऊं आपको कि एक से एक मिनिस्टर यहाँ स्वरूप कुमारी बख्शी थी, और वो लेखिका भी थी, कवित्री भी थी, बहुत बड़ी राजनीतिक, हालांकि लखनऊ से आगे की धरती उनके पास नहीं थी, कोई जनाधार नहीं था, लखनऊ में उनके पास जनाधार था। कहा जाता है इंदिरा गांधी की सौत भी थी वो, और उसके कई जी नाम लिया आपने, कौन थी? अब सब सुनते ही चौंक गए, स्वरूप कुमारी बख्शी। अच्छा, स्वरूप, जिनके नाम पे अस्पताल भी है? नहीं नहीं, वो दूसरा है। अच्छा, वो स्वरूप रानी है, वो इलाहाबाद में स्वरूप रानी अस्पताल है। मैं कह रहा हूँ लखनऊ से आगे धरती नहीं देखी स्वरूप कुमारी बख्शी ने। जब फिरोज गांधी यहाँ रहते थे, स्वरूप कुमारी बख्शी पर वो फिदा थे, सरोजिनी नायडू की बेटी पर फिदा थे, उन पर कभी एक अलग कार्यक्रम करे। फिरोज गांधी ईमानदार बहुत थे, लेकिन लंपट भी बहुत थे। और तारकेश्वरी सिन्हा, सोचिए तारकेश्वरी सिन्हा पे नेहरू भी फिदा और फिरोज गांधी भी फिदा, तो सासुर और दामाद दोनों फिदा, दोनों यूज कर रहे हैं। मोरारजी देसाई भी, मोरारजी देसाई के लिए तो तारकेश्वरी सिन्हा ने नशे की दवा, मतलब सोने वाली गाड़ी, नींद की जो गोलियां होती खाली थी, आत्महत्या करने की कोशिश की, क्या करने का। ये तारकेश्वरी सिन्हा मूलतः थी बिहार से? जी हाँ, जी हाँ। एक क्या नाम है, धर्मी में लेख लिखा था उन्होंने कभी, तारकेश्वरी सिन्हा ने। तारकेश्वरी सिन्हा शेर व शायरी बहुत किया करती थी, संसद में भी, अपने भाषणों में भी, चुनावी भाषणों में भी। हमें याद, हम उस वक्त बचपन में ही थे, तारकेश्वरी सिन्हा का भाषण सुनने मोहल्ले से लोग जा रहे थे, हम भी गए थे। उस वक्त 8वीं 9वीं में पढ़ रहा होगा, तो वो सिर्फ शेर सुनने के लिए तारकेश्वरी सिन्हा का शेर। जी, एक कार्यक्रम ना आपके साथ करना है इन नेताओं के छिनरपन पे। अरे वो तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको एक कार्यक्रम में कई कार्यक्रम हो जाएंगे। तो तारकेश्वरी सिन्हा पूरी अदाओं से हाथ फेंक के शेर सुनाती थी। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी क्या हाथ फेंकते थे, जो तारकेश्वरी सिन्हा फेंकती थी। तो मोरारजी देसाई के प्रेम में उतनी पागल हुई कि नींद की गोलियां खा ली और मरते मरते बची। तो उनके मतलब सोचिए, तो तारकेश्वरी सिन्हा ने एक लेख लिखा था, धर्मी जैसी पत्रिका में छपा था, कि नई पहली बार संसद सदस्य बन के गई थी। एक दिन उनके पीए का फोन आया, मथाई थे उनके पीए। मथाई ने इंदिरा गांधी के बारे में बहुत सारी आपत्तिजनक बातें लिखी, यह कि पंडित जी आपसे मिलना चाहते हैं। ये गई, जो समय दिया गया, युवा की बैठी, अभी नेहरू जी किसी मीटिंग में। फिर बैठे बैठे बोर होने लगी, तो फिर मथाई ने कहा आइए आपको कुछ पेंटिंग दिखाते हैं। तब सोचिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठी हैं, पेंटिंग दिखाते दिखाते उन्होंने कुछ उसमें न्यूड पेंटिंग भी दिखा दी। तारकेश्वरी सिन्हा भड़की की क्या है, उन्होंने लिखा कि नेहरू असल में चाहते थे कि पहले पीए था लेने की औरत कैसी है, इस तरह से लिखा हुआ। अच्छा, वो था ले रहे थे? तो मथाई था ले रहे थे। तो मथाई ने फिर बाद में रिपोर्ट देते, तो फिर नेहरू बुलाते। तो नेहरू जब उनसे मिले तो तारकेश्वरी सिन्हा ने शिकायत की
मथाई की, उनके पीए की, इसलिए तो हमको न्यूड पेंटिंग दिखा रहा था, तो नेहरू हंस के रह गया। सोचिए, नेहरू हंस के रह गए, उनको मतलब बुरा नहीं लगा कि हमारा पीए उनको न्यूड पेंटिंग क्यों दिखा रहा है। जाहिर है फिर नेहरू की सूची में आई तारकेश्वर सिन्हा, बाद में फिरोज गांधी की सूची में भी आई। अब फिरोज गांधी की सूची में तो कमला नेहरू भी थी, क्या कर लेंगे, बहुत कहानियां हैं उसके लिए। तो मुख्तार अंसारी पर फिर वापस आए, मुख्तार अंसारी की सूची में भी बहुत सारी महिलाएं हैं, ये जान लीजिए। लेकिन मुख्तार अंसारी का जो काम है बड़ा सोफिस्टिकेटेड ढंग से चलता था, वही अतीक अहमद की तरह बहुत बोलता नहीं था। आप याद कीजिए, हरशंकर तिवारी भी नहीं बोलते होते थे, मीडिया फ्रेंडली नहीं थे। बल्कि अतीक अहमद की जब हत्या हुई थी तो मैंने एक लेख भी लिखा था कि अपराधियों को मीडिया फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, अगर मीडिया फ्रेंडली ना होता तो नहीं मारा जाता, उसको बाइट देने का चस्का लग गया था। देखिए आप राजा भैया, वो शुरू में थोड़ा पड़ा था मीडिया फ्रेंडली होने के चक्कर में, बाद में वो भी मीडिया से कट गया। जिसको बताना होता है, बतियाना होता है, उसको बुला लेता है अलग से, और घर में बुला के बैठ के बतिया देता है, डांटना होता है डांट देता है, डराना होता है डरा देता है, पुचकारना होता है पुचकार देता है। चाहे कोई भी अपराधी हो, सबको मीडिया चाहिए होती। मीडिया के बिना देखिए, मीडिया एक, देखिए दो चीजें ऐसी हैं हमारे मतलब समाज में, पूरी दुनिया में, कि दो के बिना काम चलता नहीं है, एक मीडिया के बिना, एक सेक्स के बिना, और ये दोनों ही रास्ता बनाते हैं तमाम सारे कामों का। मीडिया और सेक्स, जो मीडिया नहीं जानता जो सेक्स नहीं जानता, वो दुनिया में रह नहीं सकता। तो तमाम सारी राजनीतिक कहानियां सेक्स के मार्फत सामने आती हैं मीडिया के साथ। मीडिया ना हो तो आप कैसे चलेंगे, कैसे जानेंगे कुछ। आप हमारे यहाँ होता ना पंचांग, पंचांग से बड़ा मीडिया है कोई? सोचिए, जब अखबार नहीं थे, रेडियो नहीं था, फिर भी लोग कुंभ नहाने चले जाते, त्योहार मना लेते थे। अब फला तारीख को फला समय मुहूर्त है, ये हर पूरी देश में लोग बता देते थे, पूरी दुनिया में लोग पंचांग देख के बता देते थे, साहब ये कुंभ का ये मुहूर्त है, शिवरात्रि इस दिन है, बसंत पंचमी ये है, खिचड़ी उस दिन है, और सब लोग उस दिन पहुंच जाते थे। तब एक अंग्रेजी की कैलेंडर की तारीखें भी नहीं होती थी, लेकिन लोग अपने हिसाब से पहुंच लेते थे ना। इसी तरह एक बार मार्क ट्वेनी से इंटरव्यू किया गया, भूले दुआ आपको याद होंगे, वो दोनों दूरदर्शन पे, एक मेट्रो दूरदर्शन करके शुरू हुआ था, उसमें विनोद दुआ का एक कार्यक्रम आता था, परख, आधे घंटे या पौन घंटे का कुछ कार्यक्रम होता था रात में, हफ्ते में एक दिन आता था, शायद एक दिन या 2 दिन, मुझे ठीक याद नहीं आ रहा। तो विनोद दुआ ने उस परख में मार्क ट्वेनी से एक बार इंटरव्यू किया और पूछा कि हमारे उस दिनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आंखें खोलनी शुरू कर दी थी, और दूरदर्शन तो पहले था ही, और तमाम और चैनल भी आ रहे थे, मतलब इस तरह के चैनल 24 घंटे वाले नहीं थे, वो जो वीडियो कैसेट वाले तमाम सारे लोग आ रहे थे। तो जैसे है ना आजकल यूट्यूब चल गया, उन दिनों वीडियो कैसेट चलता था, उन दिनों की बात है। तो मार्क ट्वेनी से पूछा उन्होंने, विनोद दुआ ने, कि सबसे बड़ा मीडिया हिंदुस्तान में कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया? तो विनोद दुआ के सवाल पर मार्क ट्वेनी मुस्कुराए और बोले दोनों नहीं है। तो विनोद दुआ हैरत में बोले कौन है? उनका सबसे बड़ी मीडिया है अफवाह है, अफवाह 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 अफवाह। अफवाह से बड़ी कोई मीडिया नहीं। फिर उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल दिए, जैसे अयोध्या का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भी जब मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई थी तो बताया गया 100 से अधिक लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे, इस तरह की घटनाएं आई। मुझे याद है कि दैनिक जागरण अखबार यहाँ छपता था, उसने एक विशेष बुलेटिन उस दिन छापा था और लिखा था कि 100 लोग मारे गए। दोपहर में विशेष बुलेटिन आया था 12 बजे करीब, और उसने लिखा था दैनिक जागरण में कि 100 लोग मारे गए। डीएम ने पुलिस को लगा दिया और जागरण के हॉकर जो बेच रहे थे अखबार पकड़ के मारे गए। एक और अखबार इवनिंगर छपता था प्रतिदिन, वो तो शाम को 3-4 बजे आता था, उसने भी फिर स्पेशल बुलेटिन छापा जागरण को देख के, और उसने भी लिखा 100 मारे गए। लेकिन जब प्रेस में गया अखबार, छपाई चली रही थी, तब तक खबर आ गई कि साहब जगह जगह जागरण के हॉकर मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, पुलिस बंद कर रही है। तो वो प्लेट कौन बनवाया? अच्छा, छोटा अखबार था इवनिंगर, तो 100 मारे गए में उसने प्लेट पे ही 00 खुरच दिया, हेडिंग छपी 1 मारे गए। 1 मारा गया लिखा जाना चाहिए था, 1 मारे गए 8 कॉलम की हेडिंग, 1 मारे गए, और 00 जो खुर्चा गया तो वहां स्पेस दिखाई दे रहा था, ये स्थिति थी। तो मार्क ट्वेनी का कहना था कि जब वहां लोगों के मारने की खबर भी लाई गई तो बीबीसी के मार्फत, अब जैसे दैनिक जागरण में लिखा कि बीबीसी के मुताबिक 100 लोग मारे गए। उनका मार्क ट्वेनी ने कभी बीबीसी ने आज तक नहीं
टेलीकास्ट किया या ब्रॉडकास्ट किया कि 100 लोग मारे गए, लेकिन बीबीसी का नाम लेकर अफवाह फैलाई गई। उन्हीं दिनों एक और घटना घटी थी, गणेश जी और शंकर जी दूध पी रहे थे, वो भी अफवाह ही थी ना। उन दिनों तो मोबाइल भी नहीं था, लैंडलाइन भी सबके पास, लेकिन पहुंच गई पूरी देश में खबर कि साहब गणेश जी दूध पी रहा है, शंकर जी दूध पी रहे पूरी हैं। दुनिया, उस दिन तो पूरी दुनिया में पिए थे। हाँ, तो एक कोई ग्रह का कुछ खेल था उसमें, कोई ऐसा नहीं गणेश जी आज क्यों नहीं पी रहे भाई, कुछ था ग्रह का, इतने नहीं। फिर एसपी सिंह मुझे याद है आज तक के कार्यक्रम करते थे उसी दूरदर्शन मेट्रो पर, उन्होंने दिखाया था कि मोची जो जिस लोहे पर रख के जूते ठोकता है वो भी दूध पी रहा था। वो तो फिजिक्स का एक सिद्धांत होता है ना सर, हाँ, कि वो कुछ फिजिक्स पकड़े। के कुछ था, ग्रह का कुछ चक्कर था उसमें, उसकी वजह से था। लेकिन खबर तो सबके तक पहुंची ना, शहर शहर गांव गांव। और गणेश जी जो शंकर जी ने दूध तो पिया ना, तो अफवाह ही थी ना। ये तो था नहीं कि खबर कहीं किसी रेडियो, कोई आकाशवाणी ने तो खबर नहीं दी, किसी अखबार ने खबर नहीं छापी, दूसरे दिन अखबार में भले खबर छपी कि साहब ऐसा हुआ जी। तो सर गुरुजी आज 1 घंटा 6 मिनट की हमारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, जी। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। आपको अगर क्लोजिंग रिमार्क देना है 1-2 मिनट में दीजिए, तो आज का वीडियो समाप्त किया जाए। किस बारे में क्लोजिंग? बस आज हमारी जो चर्चा हुई उसको समाप्त कीजिए। देखिए, जैसे अपराधियों पे हम लोग जब कभी बात करते हैं तो अपराधियों को कभी महिमा मंडित नहीं किया जाना चाहिए। अदालतें और पुलिस तो है ही है उनकी मदद के लिए, हम क्यों मदद करें उनकी, हम क्यों चर्चा करें उनकी, हम क्यों उनकी गुणगान गाएं, या उनकी कई बार होता है ना कि आप बुरा भी मान जाए, वो बुरा भी मान जाए तो भी उनकी चर्चा तो हो जाती है। मैं अब एक छोटी सी घटना और बताऊंगा आपको, 2-3 मिनट और समय दूंगा। मैं उन दिनों दिल्ली में रहता था, तो जनसत्ता अखबार में काम करता था। एक प्रॉब्लम हुई कि किसी दुकान पर मैं बैठा था, वो दुकान पता नहीं कुछ मोहल्ले की कुछ प्रॉब्लम थी, क्या था जो भी है, तो कुछ गुंडे आए और दुकानें बंद कराने लगे। हम किसी हलवाई की दुकान बैठे मिठाई खा रहे थे और दूध पी रहे थे। उस दिन मैं बैचलर था, घर में खाना वाना बनाता नहीं था, तो इधर उधर खा पी के काम चलाता था। तो अचानक वो 2-4 गुंडे आए और कहने लगे दुकान बंद करो, दुकान बंद करो। दुकानदार घबरा गया, हमारे हाथ में गर्म दूध का गिलास था, तो हमने कहा ऐसे कैसे बंद करा दो, ये है वो है। हमने उसको, मतलब हम नहीं जानते थे मोहल्ले का गुंडा उंडा है, तो दुकानदार तो डर गया था। मैंने उसको डांटा, हमने कहा भाग जाओ यहाँ से, कौन होते हो तुम बंद कराने वाले, ये वो दुनिया भर का। तो उसने गालियां वालियां दे दी हमें, उसने कहा तुम जानते नहीं मुझे, जान ले ऐसे। वहां दिल्ली में तो तू तकार करके बात करते ना, तू कौन है, ये है वो है। तो उसने कहा जान ले मुझे बब्बी कहते हैं। हमने कहा ठीक। मैं उठा वहां से और दुकान तो सब बंद हो गई। तो मैं गया थाने और पुलिस को लेके आया, साहब वहाँ ऐसा ऐसा गुंडे और मेरे साथ मिसबिहेव हुआ। पत्रकार होने के नाते वो सब आए, पुलिस तुरंत, एक दरोगा 2-3 पुलिस सिपाही सब आए और पूछा कहाँ क्या घटना हुई थी, ये वो। हम तो कह रहे थे वहाँ FIR लिखी, ये कर दें वो कर देंगे। तो आया तो फिर दुकान तब तक खुल चुकी थी, तो दुकानदार से हमने बताया कि ये है, ये जानता है दुकानदार उसको, बब्बी उसका नाम है, क्योंकि वो कह के गया जान ले मुझे बब्बी कहते हैं। अब दुकानदार बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, साहब बिल्कुल नहीं जानता, मैं पता नहीं कौन था ये, था बब्बी कौन है मेरे, जब क्यों जानता था, लेकिन डर गया। उसने कहा नहीं साहब हम नहीं जानते, अब गुंडे थे चले गए, हम क्या करें। उस बाद में दुकानदार से पूछा भी, तो ये बताओ तुमने क्यों नहीं कहा। उसने कहा साहब हमको यही दुकान करनी है, आप तो यहाँ किराएदार बन के आओ, कहीं और चले जाओगे, मेरा दुकान यही नहीं, गुंडा है फिर आके मुझे परेशान करेगा, पैसे अलग ले जाता हूँ, पहले से ले जाता है। तो फिर हमने बड़ा खराब, अच्छा पुलिस भी फिर चली गई। हमने कहा भाई पता करिए किसी से, तो 2-4-10 जगह इधर उधर घूमा हुआ, सब चले गए। उन्होंने एक अखबार निकलता था, सांझ टाइम्स हो सकता है आज भी निकलता हो, नवा टाइम्स का इवनिंग का रजिस्टर था। तो हमारे कुछ मित्र लोग थे, मैंने उनको जाके घटना बताई, तो उन्होंने कहा ये तो खबर हो गई। तो सांझ टाइम्स में खबर छपी, जान ले मुझे बब्बी कहते हैं, किसी हेडिंग से खबर छपी कि जान ले मुझे बब्बी कहते हैं, और पहले पेज पे खबर छपी सांझ टाइम्स इसी तरह हेडिंग लगा हुआ के अपना जो मिर्च मसाला का खबर छपता था। अब उस खबर से, अच्छा जिस मोहल्ले में मानसरोवर पार्क में रहता था उसका मोहल्ले का नाम वहां भी छपा था, दुकान का नाम भी छपा, सब छपा उसमें। और एक अच्छी खासी स्टोरी छपी 2-3 कॉलम की, मैंने पूरा जो विवरण था खुद ही लिख के दिया और वहां छपा, जान ले मुझे बब्बी कहते हैं। अब दूसरे दिन वो गुंडा जो था, पता करते करते, मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, मकान मालिक के पास आया और कहा कहाँ रहता है पांडे।
तो अच्छा वो घुसते ही एक बाथरूम था, उसमें घुस गया वो। अच्छा सीढ़ी थी दूसरी तरफ से, और उसने कहा नहीं तो बाथरूम में कहाँ जा रहा हो, फिर ये वो कह नहीं पांडे यहाँ कोई नहीं रहता होता। खैर फिर बाद में खड़ा कह नहीं मैं कोई झगड़ा करने नहीं आया हूँ, ये हुआ है। और अंत में मकान मालिक को उसने आजीज कर दिया और कहा कि नहीं। और सुबह सुबह आया था, सोचिए मैं सुबह देर तक सोता हूँ, 8 साढ़े 8 की घटना है, सुबह सुबह 8 साल। अंत में वो मकान मालिक को लेके मेरे पास आया, मेरे कमरे पे, और फिर मेरे पैर छुए उसने। उसने कहा साहब मुझे मालूम नहीं था कि आप इतने बड़े आदमी हैं। हमने कहा क्यों, क्या हो गया? क्या मेरा नाम अखबार में आ गया। सोचिए वो मुझसे लड़ने नहीं आया था, मुझे थैंक यू कहने आया था कि मेरा नाम अखबार में, और बतौर गुंडा आया था, उसका नाम जान ले मुझे बब्बी कहते, उसी गुंडे ही का उसमें पूरा विवरण था, और बड़ा खुश था। मुझे लगा ये तो गलत हो गया, इसका मतलब उसका भौकाल बढ़ गया जो कहते हैं। और उसका जो बाद में दुकानदारों ने बताया साहब तो वो गुंडा सचिन गुंडा हो गया, कहता है साहब अखबार में हमारा नाम छपता है। तो मुझे लगा कि अखबार में उसकी खबर नहीं छपवाई, मैंने तो उसको सिर्फ एक्सपोज करने के लिए खबर छपवाई थी, और एक्सपोज करना भारी पड़ गया। मतलब उसका वो नाम हो गया, और उसका जो पैसे वसूलता था और ज्यादा, लोग सब कहते कहते इसका नाम तो अखबार में छपता है। अब सोचिए ये घटना है 83 की घटना है, 83 की घटना। तो तब ये स्थिति थी, एक मोहल्ले का गुंडे का नाम छप जाता है अखबार में। शांत टाइम्स कोई बहुत बड़ा अखबार नहीं था, लेकिन मार्केट में था वहां दिल्ली के। नहीं सर, मुझे याद है उन दिनों मैं भी दिल्ली में रहता था, और बड़ा पॉपुलर अखबार था शांत टाइम्स। तो पहले पेज पे जान लो मुझे बब्बी कहते, मुझे आज तक भूला नहीं हूँ बब्बी, और बाद में बता रहा हूँ क्रिश्चियन था। तो मुझे लगता है उसी बात से मैंने तय किया कि अपराधियों को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। पुलिस और अदालतें सबसे ज्यादा दोषी है हमारे समाज को अपराधी बनाने के लिए, मैं मानता हूँ। पुलिस तो निकम्मी है ही है, अदालत नपुंसक है जो उनको बेल दे देती है और कभी सजा नहीं देती। गुरुजी, इसके साथ ही हम आज का ये एपिसोड समाप्त करेंगे। आपने आज समय दिया, बड़ा अच्छा। आपसे बातचीत करते करते समय कब भी, मतलब समय को पंख लग जाते हैं, समय कब बीत जाता है पता नहीं लगता। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली शायद वीडियो इसलिए भी मैं देखिए कभी झूठ नहीं बोलता, ईमानदारी से बात करता हूँ, कभी पक्षपात नहीं करता हूँ, एक पक्षीय नहीं होता हूँ। जी, जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छी बात है। प्रणाम।